हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। ये हम यहाँ पे पार्ट 2 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ पार्ट 2। अब क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज फाइब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन के बारे में। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो ठीक से आपने उसको देखा है तो मैंने उसमें बताया था प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। पहला तो है एल्ब्यूमिन, दूसरा है फाइब्रिनोजेन और तीसरा है ग्लोबुलिन, ठीक है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। इसके बारे में बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में, ठीक है। नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अब फाइब्रिनोजेन क्या करता है इसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसका क्या काम है? इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग होती है, मान लीजिए आपकी कहीं चोट लग गई, ठीक है। चोट लग गई, मान लीजिए खून निकल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो ब्लड है वो निकलता ही रहेगा, वो रुक जाएगा एक टाइम के बाद। वो रुकेगा कैसे? क्योंकि जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो ब्लड क्लॉट हो रहा है, उस ब्लड की क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन का रोल है, ठीक है। ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो प्लाज्मा में मिलता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब फिर आते हैं इस पे, ग्लोबुलिन पे। ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन का काम है इम्यून सिस्टम में आपको हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है आपको? ये आपको हेल्प करेगा इम्यूनिटी में। अब ये इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। देखिए, इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई बाहर से हमारे ऊपर बैक्टीरिया अटैक कर रहा है या वायरस अटैक कर रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें उस वायरस से या बैक्टीरिया से या कोई भी इन्फेक्शन है, जर्म है, उस समय बचाता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के काम करने में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसके पास एक वेपन है, एक टूल है इम्यून सिस्टम के पास, वो है एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, उसमें एक टाइप होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि एक तरह की एंटीबॉडी है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है इन्फेक्शंस लड़ने में, ठीक है। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये ग्लोबुलिन से बना है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि एक तरह की एंटीबॉडी है, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है, जो कि बाहर के इन्फेक्शन से आपको लड़ने में हेल्प करता है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये बना है ग्लोबुलिन से, ठीक है। तो आपको इससे समझ में आ गया। अगर आपको नहीं भी ये सब समझ में आ रहा है कि इम्यूनोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज़ है, तो आप बस ये समझ लीजिए कि ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। अगर मेन पॉइंट बोलूँ तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीरम पे। देखिए, इन जनरल प्लाज्मा और सीरम लगभग एक जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़र्क है, जो मेन फ़र्क है वो ये है कि प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें, प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें, फाइब्रिनोजेन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है, जो भाई मैंने आपको पीछे बताया ना, क्लॉट में हेल्प करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में, ठीक है। तो अगर हम प्लाज्मा में से वो चीज़ हटा दें जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, अगर हम प्लाज्मा में से वो चीज़ हटा दें जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, तो जो बचा हुआ लिक्विड है उसको हम सीरम बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे आप इस वाली इमेज में देख सकते हो, ये वाली इमेज देख सकते हो, ये पूरा सीरम है। सीरम में से जब हमने ये वाला जो ब्लड क्लॉट है, ये ब्लड क्लॉट हो गया, इसको हटा दिया, ब्लड क्लॉट को हटा देंगे तो जो बचा हुआ है लिक्विड है उसको हम सीरम बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन आपके ब्लड सेल्स पे। अब हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे सेल स्टार्ट होते हैं बॉडी में। अगर हम बात करें अभी जो ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्लड में 3 तरह के सेल्स हैं, मेनली 3 तरह के सेल हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और तीसरा है प्लेटलेट्स। तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे, रेड ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आरबीसी होता कैसे है? ये देखो, ये पिक्चर है आरबीसी की, ये देख रहे हो आप, ये आरबीसी है।
इसका शेप होता है बाइकॉनकेव। ये जो शेप है ना, ये बाइकॉनकेव है। ठीक है, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में कॉनकेव मिरर होता है, तो आप देख सकते हो लगभग उसी तरह का है, बाइकॉनकेव इसकी शेप है। और इसमें जो बीच में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल होता है हेमोग्लोबिन, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं इसका मेन काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, करता क्या है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, दिखता कैसे है ये हमने पिक्चर में देख लिया। अब मेन आएगा फंक्शन, क्या काम है इसका। इसका काम है, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन रहती है, इसके अंदर रहती है ऑक्सीजन। आपके लंग्स से ये ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, आपके लंग्स में से ये ऑक्सीजन लेगा और ये ऑक्सीजन आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सब तक पहुंचा देगा। तो उसका मेन काम है आपके बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मेन काम क्या है, आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उसको ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, और खाली यही नहीं, फिर वहाँ से CO2 भी कलेक्ट करना। बॉडी के सेल्स हैं तो वो CO2 निकालते हैं, एक वेस्ट के फॉर्म में CO2 निकालते हैं, तो CO2 को लेके आता है वापस, फिर यहाँ पे लंग्स के पास लेके आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स के पास लेके जाता है और वहाँ से जो बॉडी सेल्स वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिर वापस लेके आता है लंग्स के पास। ठीक है, तो ये इसका काम है, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में कैरी करता है और ये बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये बहुत काम का है। आप इस इमेज में देख सकते हो ये किस तरह से मैंने आपको जो बताया वो सारा का सारा यहाँ पे है। ठीक है, ये RBC है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन इसके अंदर कैरी कैसे होती है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन, जो मैंने आपको बोला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये कैसे कैरी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और होता है हेमोग्लोबिन। इस RBC के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है हेमोग्लोबिन। तो इस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन अटैच होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दिखाया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गई, ये ब्लू मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे आके हेमोग्लोबिन से अटैच हो गया। ठीक है, तो फिर ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और यहाँ पे जाके फिर जब ये मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल है, तो यहाँ पे ये जो हेमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी थी, ये फिर इससे यहाँ से रिलीज़ होकर सेल के पास चली जाएगी और वापस फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी सेल में से, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये भी हेमोग्लोबिन से अटैच होती है। ये जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, इससे ऑक्सीजन भी अटैच होती है और इस मॉलिक्यूल से CO2 भी अटैच होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड ब्लड सेल है, इसमें जो ज़्यादातर एरिया है वो हेमोग्लोबिन ही ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अभी हेमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे की स्लाइड्स में थोड़ा मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया अभी कि रेड ब्लड सेल दिखता कैसे है और इसका फंक्शन क्या है, ये हमने समझ लिया। अब देखते हैं कहाँ बनता है हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल, कहाँ बनते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, ब्लड में जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, WBC और प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे सेल्स बनते हैं हमारे, मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, रेड बोन मैरो में। ये बनते हैं रेड बोन मैरो में। अब बोन ये मैरो होता क्या है, ये देखिए आप सामने आपके बोन है। ठीक है, ये हड्डी है, तो हड्डी में जो ये वाला ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बोन मैरो है, ये येलो मैरो है और ये यहाँ पे रेड मैरो है। अब ये मैं बता देता हूँ आपको, देखिए जैसे मैंने भी आपको बोन मैरो के बारे में बताया, थोड़ा उसको हम अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा बोन मैरो को भी कैसे है काम करता है। एक सेकेंड, ये मेरा पॉइंटर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा होल्ड करिए, सॉरी फॉर दिस। हाँ जी, तो ये है हमारा बोन मैरो। तो जो बोन मैरो होता है ना, ये दो तरीके का होता है। बोन मैरो दो टाइप का होता है, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको। एक होता है बोन मैरो रेड और एक होता है, इसका भी कलर चेंज ही कर लेते हैं, येलो। आपको ऐसे याद रहेगा कलर से। दो तरह के बोन मैरो होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है येलो। ठीक है, तो ये देखिए ये हड्डी है, ठीक है, ये एक बोन है। तो इस बोन में ये वाला जो पोर्शन होता है, जो बीच वाला पोर्शन है, एक सेकेंड से कलर चेंज करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, अब ये देखिए ये यहाँ पे आपको मेनली येलो मैरो मिलेगा। ठीक है, और ये जो साइड में है, ये वाला जो एंड में होता है, बोन के एंड में जो पोर्शन है यहाँ पे आपको मिलेगा रेड मैरो। दिखाई दे रहा है लाल लाल ऐसे छोटे छोटे से, ये रेड मैरो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेड मैरो मिलेगा
एंड में, बोन्स के यहाँ बीच वाले हिस्से में आपको येलो मैरो मिलेगा। अब ये जो रेड मैरो है ना, यही बनाता है सेल। ये जितने भी मैं आपको सेल बता रहा हूँ ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो सेल्स हैं, ब्लड के जो सेल्स हैं, ये रेड बोन मैरो बनाता है। अब येलो बोन मैरो फिर क्या करता है, ये मेनली फैट होता है, इसी वजह से इसका रंग भी येलो है, क्योंकि मेनली फैट होता है। और इसको रेड बोन मैरो को, ये रेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी बनते हैं, आरबीसी की वजह से रेड दिखाई देता है। येलो बोन मैरो मेनली फैट है, और ये येलो भी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें फैट ही है मेनली। ठीक है, ये एक तरह का सपोर्टिंग बोन मैरो है। ये तब काम करता है, मान लीजिए आपका ये वाला रेड बोन मैरो मान लो ख़राब हो जाए, ठीक है, कुछ इंजरी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मान लीजिए अगर ये ख़राब हो जाता है ना, तो येलो बोन मैरो रेड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर सपोर्ट करता है, फिर ये वाले फंक्शन करता है जो रेड बोन मैरो करता है। ठीक है, इन जनरल वैसे ये अगर आप बात करें, इसमें फ़ैट होता है तो फैट है, तो ये करता क्या है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ये कुशनिंग प्रोवाइड करता है एक तो, और इंसुलेशन का भी काम करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके फंक्शन है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कुछ आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम बात कर रहे थे बनता कहाँ पे है। ठीक है, तो ये रेड जो बोन मैरो है आपका, ये वाला जो है हिस्सा, इसको आप थोड़ा सा इसको देखेंगे अगर इस पिक्चर में, यहाँ पे इसमें इसको बड़ा कर दिया गया, इसको ले लीजिए यहाँ पे, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे लाल लाल से, ये ऐसे, ठीक है, ये आपका रेड बोन मैरो है। ठीक है, तो यही सारे सेल बनाता है, ये आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो तीन आपके ब्लड के में सेल्स हैं, वो यही बनाता है। ठीक है, रेड बोन मैरो ही बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बनाता भी कैसे है, ये बनते सारे के सारे हैं स्टेम सेल से, ये बनते सारे के सारे हैं स्टेम सेल से। ठीक है, स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल वो सेल है जिससे आप देखेंगे, एक सेकेंड फॉरस, स्टेम सेल वो वाला सेल है जिससे कि सारे सेल्स बनते हैं। जैसे कि, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये थोड़ा कर्सर मेरा काम नहीं कर रहा है, एक मिनट होल्ड ऑन। हाँ जी, जो स्टेम सेल क्या होता है, इस पर हम बात कर रहे थे। जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जब बेबी डेवलप हो रहा है मदर के वूम में, मदर के पेट में, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में ना स्टेम सेल ही होते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में कोई अलग से सेल नहीं होते कि ब्रेन का सेल अलग है, या हार्ट का सेल अलग है, या मसल का सेल अलग है। ठीक है, ऐसे सेल होते नहीं हैं। तो ये जो स्टेम सेल होते हैं ना, जब बच्चा होता है तो, ठीक है, जब बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये स्टेम सेल ही आगे जाके अलग अलग सेल बनते हैं। ये स्टेम सेल ही आगे जाके हार्ट का सेल बनेगा, ये स्टेम सेल ही आगे जाके ब्रेन का सेल बनेगा, ये स्टेम सेल ही आगे जाके आपका मसल का सेल बनेगा। ठीक है, आपके ऑर्गन्स में लिवर का सेल बनेगा, किडनी का सेल बनेगा, तो स्टेम सेल से ही सब कुछ बनता है। ठीक है, इसी तरीके से होते ये एडल्ट्स में भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, एडल्ट्स के अंदर, लेकिन बच्चों में ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे स्टेम सेल कम होते जाते हैं। ठीक है, अभी साइंटिस्ट पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, स्टेम सेल पे रिसर्च क्यों कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी को हार्ट अटैक आ गया, या किसी आदमी को ब्रेन में स्ट्रोक आ गया, तो हार्ट अटैक आता है तो वो वाले जो हार्ट के सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, या जब स्ट्रोक आता है तो ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं। तो साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि स्टेम सेल के थ्रू हम दोबारा नए हार्ट के सेल और नए दोबारा ब्रेन के सेल्स बना पाएँ। तो बड़ी काम की चीज़ है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ भी स्टेम सेल होते हैं। यहाँ पे ये वाला हिस्सा है आपका, जहाँ से सारे के सारे आपके ब्लड में सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो जो बोन मैरो है, इस वाले हिस्से में भी स्टेम सेल है, और इस स्टेम सेल से ही आपके आगे जाके ये स्टेम सेल या तो आरबीसी बनेगा, या डब्ल्यूबीसी बनेगा, या आपका प्लेटलेट्स बनेगा। ठीक है, हो कहाँ रहा है ये सारा का सारा ये प्रोसेस, ये हो रहा है आपका रेड बोन मैरो में। ये ध्यान रखिएगा, हो कहाँ रहा है ये सब का सब, रेड बोन मैरो में। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो आंसर है रेड बोन मैरो। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है, वो भी रेड बोन मैरो। प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं, वो भी रेड बोन मैरो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो आरबीसी के अंदर जो मेन मॉलिक्यूल है हेमोग्लोबिन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, इसको आप समझ लीजिए, नाम भी इसका कैसे पढ़ा है। ये वाला जो पार्ट है, ये है आयरन से आ रहा है। ठीक है, ग्लोबुलिन वाला पार्ट प्रोटीन है। तो हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, ये हीम ग्रुप से बना है और ग्लोबुलिन से बना है। आयरन और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना है। कैसे बना है देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, चेन दिखाई दे रही है, बीटा चेन, अल्फा चेन,
ये बीटा चेन, अल्फ़ा चेन, ये जो 4 चेन्स हैं ना इसके अंदर, ये ग्लोबुलिन की चेन है। ये 4 चेनें जो हैं इसमें प्रोटीन की हैं, ठीक है। तो एक तो प्रोटीन है, बाकी बीच में मैंने आपको बताया था इसमें हीम भी है। तो ये वाला जो ये पूरा हीम है, ये हीम ग्रुप है, ये लगा हुआ है यहाँ अटैच है, इन चेन्स के साथ ये हीम ग्रुप अटैच है ये। और इस हीम ग्रुप के अंदर ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपका है आयरन, ये है आपका आयरन। तो हेमोग्लोबिन में आयरन रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसी की वजह से आरबीसी रेड कलर का होता है, इसी की वजह से आरबीसी रेड कलर का होता है। और हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन भी अटैच होती है ना, वो आयरन से आके अटैच होती है। हेमोग्लोबिन में मैंने बोला था आपको, पीछे बताया था कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन अटैच होती है। तो ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन में अटैच होती है वो आयरन से आके अटैच होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और है आरबीसी के बारे में, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये जो आरबीसी होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में। एक सेकंड, इसको क्या हो गया है, पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है मेरे, एक सेकंड होल्ड ऑन। आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, अगर हम इसके बारे में बात कर लें, एक मिनट ज़रा। हाँ, आरबीसी में न्यूक्लियस होता क्यों नहीं है, ये आरबीसी है आपका, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा आरबीसी है। आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आरबीसी में न्यूक्लियस होगा तो हेमोग्लोबिन के लिए जगह कम बचेगी, ठीक है। और आरबीसी में मेनली काम है हेमोग्लोबिन का, इसको हेमोग्लोबिन को एच भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस भी आ जाता है, मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस भी आ जाता, ठीक है, मान लीजिए एन लिख रहा हूँ न्यूक्लियस को, तो अब जब न्यूक्लियस भी आ जाता तो हेमोग्लोबिन के लिए जगह कम हो जाती, तो ठीक है ना। तो हेमोग्लोबिन के लिए जगह कम, मान लीजिए न्यूक्लियस इतनी जगह घेर रहा है तो ये जगह चली जाती है हेमोग्लोबिन की। तो इसीलिए, क्योंकि हेमोग्लोबिन को जगह ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि हेमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन अटैच होती है और आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन लेके जाना, आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन लेके जाना, ठीक है। तो जगह कम पड़ जाएगी अगर न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फिर जगह के लिए। तो इसीलिए जगह, ताकि हेमोग्लोबिन को पूरी मिले, ताकि ढंग से ऑक्सीजन अटैच हो, इसलिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इनफैक्ट एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये आपकी बुक में भी नहीं है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल को देता है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया देता है सेल को एनर्जी। तो अब आप सोचेंगे कि जब आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो फिर आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, रेड ब्लड सेल को काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी क्यों चाहिए होती है, एनर्जी इसलिए चाहिए होती है ताकि हम कुछ काम करते हैं। जब भी कोई भी इंसान कुछ भी काम करेगा उसको एनर्जी चाहिए। तो ऐसी रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन डिलीवर करना, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन डिलीवर कैसे करेगा, बिना एनर्जी के तो करेगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास है नहीं। तो आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कैसे कर पा रहा है, ये जो काम करता है आरबीसी बिना एनर्जी का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी भी नहीं है, तो कहाँ से हो रहा है काम। देखिए इसका आंसर मैं देता हूँ आपको। जो आरबीसी है ना, मान लीजिए ये आरबीसी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए बीच में इसके हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन है और ये आपका आरबीसी है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल में आपने अगर पढ़ा है तो ये वाला जो हिस्सा पूरा है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी आपका एनर्जी करेंसी है, ये समझ लीजिए यही आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हो रहा है, तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती, ठीक है। तो इस केस में उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, कम होगी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा, लेकिन उतना काम हो जाएगा कि आरबीसी अपना काम कर पाए, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है क्योंकि थोड़ा सा इससे क्या है कि आपका इंटरेस्ट बनेगा। अब लास्ट है आरबीसी का लाइफ स्पैन, ठीक है। तो अब आरबीसी का एक लाइफ स्पैन है, ये पैदा होते हैं, काम करते हैं अपना, और फिर इनकी डेथ हो जाती है। तो 120 दिन के आसपास इनका लाइफ स्पैन है। अब डेथ होती कहाँ पे है, ये जाते हैं स्प्लीन के पास, ठीक है। इसको स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ
आरबीसी, क्योंकि यहीं पे जाके इनकी डेथ होती है। ठीक है, स्प्लीन होता है कहाँ पे है, ये आपका स्प्लीन है। देखें ये आपका लिवर है, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पूरा आपका लिवर है, ये दिस इज़ लिवर, ये लिवर है, ये आपका स्प्लीन है, ये लगा है। ठीक है, ये आपका स्प्लीन, इसको इस यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये मैंने आपको पिक्चर अटैच करी है, ये ऐसे होता है स्प्लीन। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आरबीसी जब 120 दिन हो जाते हैं तो यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होते हैं। अब जब ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं तो इसका भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं ना, आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, ये पूरा टूट जाते हैं, इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है सब टूट जाता है और वापस रीयूज़ हो जाता है। जैसा भी हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, एक सेकेंड, ये इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा ना तो ये सब टूट जाएगा। ये इसके अंदर हेमोग्लोबिन है, तो मान लीजिए ये आरबीसी है, ठीक है, अब इसके अंदर ये हेमोग्लोबिन है। ठीक है, तो ये जब ये टूटेगा, मान लीजिए आरबीसी की डेथ हो गई, तो ये सब टूटेगा, ये हीम ग्रुप टूट जाएगा, ग्लोबुलिन की जो चेन्स हैं चेन्स टूट जाएंगी, चेन्स टूटती हैं, प्रोटीन की चेन्स हैं अमीनो एसिड में टूट जाती हैं। ठीक है, आयरन अलग टूट जाता है, हीम ग्रुप टूट जाता है, तो सब टूट के वापस रीयूज़ हो जाता है। ठीक है, टूट के ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं जितना यूज़ होना होता है बॉडी उसको यूज़ करती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी 120 दिन 120 डेज़ के आसपास का लाइफ स्पैन है। स्प्लीन में जाके ये डिस्ट्रॉय होता है 120 डेज़ के बाद आरबीसी, लेकिन जो उसके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं, जो मोस्टली हेमोग्लोबिन का जो उसका स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा टूटता है और जिन जिन चीज़ों से हेमोग्लोबिन बना था, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयरन मॉलिक्यूल्स, वो फिर जाके बॉडी में टूट के, ठीक है, वापस रीयूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है इनको बाकी सबके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा आपसे मिलने की नए वीडियोज़ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।